हेलो एवरीवन। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 जो कि है द लिविंग वर्ल्ड। ऑलराइट, इस चैप्टर को हम 4 अलग अलग पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। तो आज इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो एनसीईआरटी में द लिविंग वर्ल्ड के स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, सबसे बेसिक चीज से स्टार्ट करते हैं कि डाइवर्सिटी क्या होती है। डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट फॉर्म्स। क्या होता है इसका मतलब? डिफरेंट फॉर्म्स। बेटे, ये डिफरेंट फॉर्म्स लिविंग की भी हो सकती है और ये डिफरेंट फॉर्म्स नॉन लिविंग की भी हो सकती है। अगर मैं लिविंग की बात करूं तो डिफरेंट फॉर्म प्लांट्स की हो सकती है, एनिमल की हो सकती है, माइक्रोब्स की हो सकती है। ऐसे ही डिफरेंट फॉर्म नॉन लिविंग की भी हो सकती है। आपकी एनसीईआरटी कहती है कि हमारी अर्थ गजब की डाइवर्सिटी शो करती है। ज्यादा दूर ना जाके अपने आसपास ही डाइवर्सिटी को देखने के लिए जब आप देखते हो तो डाइवर्सिटी आपको दिखेगी। एग्जाम्पल के लिए आपने यहाँ पे देखा कि डॉग है, कैट है, मैमल्स है, एनिमल है। ऐसे ही आपने प्लांट में देखा राइस है, व्हीट है, प्लांट्स है। तो ये बहुत सारी चीजें आपको अपने आसपास दिख जाएगी। पर्टिकुलरली जब हम किसी भी स्पीसीज के ग्रुप को पढ़ते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे डॉग को लिया, तो डॉग का जो ग्रुप है वो कैटेगरी कहलाता है। क्या कहलाता है? कैटेगरी कहलाएगा। और कैटेगरी ही साइंटिफिकली क्या कहलाता है? टेक्सॉन। क्या कहलाता है? टेक्सॉन। डॉग के ग्रुप की जब स्टडी करेंगे तो ये कैटेगरी है, और कैटेगरी को ही साइंटिफिकली क्या कहते हैं हम? टेक्सॉन कहते हैं। ऐसे ही कैट जो है कैटेगरी है और साइंटिफिकली इसको क्या बोलेंगे? टेक्सॉन बोलेंगे। मैमल भी कैटेगरी है और साइंटिफिकली क्या है? टेक्सॉन है। अगर मैंने डॉग को देखा, ठीक, डॉग के एक्सटर्नल फीचर को मैं देख रहा हूं, डॉग के बॉडी पे हेयर होता है, बिल्कुल सही है। क्या डॉग की पास ईयर पिन्ना है? ये भी है। जब आपने देखा कि डॉग के एक्सटर्नल व्यू करने के बाद आपको हेयर और उसको पास ईयर पिन्ना है, अरे हेयर और ईयर पिन्ना का होना मतलब ये मैमल का कैरेक्टर है। किसका कैरेक्टर है? मैमल का कैरेक्टर है। और आपको पता है कि डॉग के एक्सटर्नल व्यू करने से आपको मैमल के बारे में पता चला, और मैमल्स क्या होते हैं? एनिमल होते हैं। क्या आपने डॉग के एक्सटर्नल फीचर को देखने के बाद उसकी और दो कैटेगरी को पढ़ लिया? दो कैटेगरी को पढ़ा। बायोलॉजी की वो ब्रांच जो टेक्सॉन के सिस्टमैटिक अरेंजमेंट को समझाती है, टेक्सोनॉमी कहलाती है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, बायोलॉजी की वो ब्रांच जो टेक्सॉन के सिस्टमैटिक अरेंजमेंट को पढ़ाती है, बताती है, टेक्सॉन कहलाती है। वर्ड टेक्सोनॉमी, वर्ड टेक्सोनॉमी सबसे पहली बार टर्म यूज करने वाले साइंटिस्ट एपीडी कैंडोले। टर्म गिवन बाय ए पी डी कैंडोले। एपीडी कैंडोले ने सबसे पहली बार वर्ड टेक्सोनॉमी को यूज किया था। इनकी एक किताब थी जिसका नाम था एलिमेंट्री डी ला बोटानिका, उसमें उन्होंने सबसे पहली बार टर्म टेक्सोनॉमी को यूज किया था। टेक्सोनॉमी का मतलब होता है, टैक्सोनॉमी का मतलब सिस्टमैटिक अरेंजमेंट से है, और टैक्सोनॉमी दो वर्ड से मिलके बनता है, टैक्सिस
प्लस नोमोस। यहां टैक्सिस का मतलब अरेंजमेंट है, नोमोस का मतलब लॉ। टेक्सोनॉमी उस लॉ को बताती है, उस सिस्टमैटिक अरेंजमेंट को बताती है जिसके थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के पर्टिकुलर ग्रुप को उसके सिस्टमैटिक अरेंजमेंट के थ्रू हम उसको अरेंज करेंगे। ये सब किसमें बताया जाता है? टेक्सोनॉमी में। आपने अलग अलग ऑर्गेनिज्म को देखा, कुछ उसके एक्सटर्नल फीचर को देखने के बाद आप उसके कैरेक्टर को डिस्क्राइब करते हो। अगर ऐसा है तो टेक्सोनॉमी से जो चीजें हमको अरेंजमेंट में मिल रही है वो एक लॉ के थ्रू अरेंज होगा। उस लॉ के थ्रू जब हम अरेंज करेंगे तो हमें कुछ चीजें चाहिए। कौन कौन सी फीचर चाहिए? सबसे पहली बात, हमें किसी भी नए ऑर्गेनिज्म को जब हम देखते हैं तो सबसे पहले चीज जो हमें करना पड़ता है वो है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन बेटे, जब भी आइडेंटिफिकेशन करेंगे, आइडेंटिफिकेशन हमेशा जनरल कैरेक्टर के बेस पे किया जाता है, ठीक है? बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। आइडेंटिफिकेशन बच्चे हमेशा किसके बेसिस पे किया जाएगा? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। एग्जाम्पल के लिए साइज, शेप, हाइट, कलर, एक्सेट्रा। जब आपने आइडेंटिफिकेशन कर लिया उसके बाद उसका नॉमेनक्लेचर हम करेंगे। क्या करेंगे? नॉमेनक्लेचर। बेटे, जब भी हम नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे तो नॉमेनक्लेचर हमेशा होता है नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर क्या करते हैं बेटे हम? बेस्ड ऑन देयर आइडेंटिफाई कैरेक्टर। हम क्या करेंगे? नॉमेनक्लेचर किसके बेसिस पे करते हैं? नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर आइडेंटिफाइड कैरेक्टर। तो बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइड कैरेक्टर, किसके बेसिस पे? आइडेंटिफाई कैरेक्टर जो हमारे पास है उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं? नॉमेनक्लेचर करते हैं। सही है। हमने सबसे पहली बात क्या पढ़ा? आइडेंटिफिकेशन। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ा? नॉमेनक्लेचर। इसके बाद हम तीसरे नंबर पे क्या चीज पढ़ेंगे? अब जैसे एग्जाम्पल के लिए नॉमेनक्लेचर में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। नाम हमेशा किसी भी स्पीसीज का ऐसे ही नहीं लिखते, उनके कैरेक्टर के बेसिस पे लिखा जाता है। इसके बेसिस पे लिखा जाता है बेटे? कैरेक्टर के बेसिस पे। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पे लिखा सोलेनम ट्यूबरोसम। एग्जाम्पल के लिए सोलेनम ट्यूबरोसम। तो जब मैंने यहाँ पे सोलेनम ट्यूबरोसम का नाम लिखा तो ये जो ट्यूबरोसम है ये क्या है? पोटैटो। पोटैटो सोलेनम ट्यूबरोसम क्यों बोलते हैं? क्योंकि पोटैटो जो होता है वो ट्यूबर का मॉडिफिकेशन है। ये क्या है? ट्यूबर मॉडिफिकेशन। ठीक है बेटे। दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूं तो एप्पल। एप्पल पायरस माइलिस। पायरस माइलिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि एप्पल में क्या है? एप्पल में मालिक एसिड होता है। इसमें क्या है बेटे? मैलिक एसिड है। ये बात आपको समझ में आ रही है? सबसे पहले हमने क्या किया?
सबसे पहले मैंने इसमें आइडेंटिफिकेशन किया। जो भी कोई नई स्पीसीज है उसका आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है। एक बार जब हमने उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन कर दिया, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे। और नोमेनक्लेचर हमेशा हम किसके बेसिस पे करते हैं, जो कैरेक्टर हमने आइडेंटिफाई किया है, बेस्ड ऑन आइडेंटिफाई कैरेक्टर। एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी आपको बताया सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो ट्यूबर का मॉडिफिकेशन है। एप्पल पायरस मैलिस, क्योंकि एप्पल में मैलिक एसिड मिलता है। ये बातें आपको समझ में आ रही है। अब इसके बाद हम थर्ड नंबर पे चलेंगे, और जो थर्ड नंबर है वो वहां पे हम क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। ये बात आपको यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है। अब थर्ड नंबर हम यहाँ पे देखते हैं, क्लासिफिकेशन। थर्ड नंबर बेटे, अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे, क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है। अब जब हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करेंगे थर्ड नंबर पे, क्लासिफिकेशन हमेशा हम ऑर्गेनिज्म का उनके सिमिलर कैरेक्टर पे करते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन ग्रुप ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। किसके बेसिस पे करेंगे बेटे, सिमिलर कैरेक्टर के बेसिस पे करेंगे। क्लासिफिकेशन हमेशा सिमिलर कैरेक्टर के बेसिस पे किया जाता है। और जब हम सिमिलर कैरेक्टर को लेंगे तो उन कैरेक्टर, जो दो या दो से ज्यादा स्पीसीज के कैरेक्टर आपस में मिलता हो तो उनको हम किस में कर देंगे, उनको हम पर्टिकुलर एक क्लास में कर देंगे। जो हमारे पास फोर्थ है वो एफिनिटीज है। एफिनिटीज, जब भी हम किसी दो स्पीसीज को आपस में एक दूसरे के आमने सामने रख के और उसको कंपेयर करेंगे, इसको एफिनिटीज बोलते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जब भी हम किसी दो स्पीसीज को उसके इंटर रिलेशनशिप के बेसिस पे कंपेयर करेंगे क्लासिफिकेशन के टाइम, इसको एफिनिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे, एफिनिटीज। इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मैं यहाँ पे लिखता हूं, इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म, inter relationship of organism by comparing each other during classification। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एफिनिटीज हम क्लासिफिकेशन के टाइम पे दो ऑर्गेनिज्म को आपस में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। एग्जाम्पल, मैंने यहां पे 5 प्लांट ले लिए। मेरे पास P1, P2, P3, P4 और P5 प्लांट है। ठीक है बेटे, इस P1 से लेके P5 प्लांट तक, P1 जो है ये फ्लावरिंग प्लांट है। क्या है बच्चे, फ्लावरिंग प्लांट। P2 नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। ये क्या है, नॉन फ्लावरिंग। P3 क्या है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। P4 क्या है, फ्लावरिंग प्लांट है। और P5 क्या है, फ्लावरिंग प्लांट। मैंने आपसे कहा कि इन पांचों प्लांट को आप अलग अलग करके रखो, तो आप तुरंत मुझे बोलोगे कि सर उस प्लांट को, जो फ्लावरिंग प्लांट है उसको अलग कर देंगे और नॉन फ्लावरिंग प्लांट को अलग कर देंगे। सही है बेटे।
अगर मैं फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट को अलग अलग करता हूं तो एक सिंपल सी बात यहाँ पे आएगी, प्लांट नंबर 1, प्लांट नंबर 4 और प्लांट नंबर 5 यहाँ पे आ जाएगा। P1, P4 और P5 ये हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट है। मैंने जैसे ही बोला नॉन फ्लावरिंग प्लांट, आपने तुरंत बोला कि सर P2 और P3 नॉन फ्लावरिंग है। मैंने बोला कि इन फ्लावरिंग प्लांट में भी डिफरेंशिएट करो, तो आपने तुरंत बोला कंपेयर करेंगे P1 और P3 प्लांट को। सही है। अगर मैं P1 और P3 प्लांट को कंपैरिजन करूं तो कंपैरिजन जब मैं करूंगा तो यहाँ पे मुझे कुछ कैरेक्टर दिखेंगे। ठीक है बेटे, जो कैरेक्टर मुझे दिखेंगे उस कैरेक्टर के बेसिस पे मैं इसको किसी और दो प्लांट के साथ भी क्या करूंगा, कंपेयर कर लूंगा। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे P1 और P3 को आपस में कंपैरिजन किया, P1 और P3 को सामने रख के कंपैरिजन किया, तो मुझे यहाँ पे 7 सिमिलर कैरेक्टर दिखे। कितने दिख गए? 7 सिमिलर कैरेक्टर। कितने दिख गए बेटे? 7 सिमिलर कैरेक्टर दिख गए। उसके बाद मैंने आपसे बोला कि P1 को P3 के साथ नहीं, P2 के साथ कंपेयर करो, P2 के साथ कंपेयर करो। आपने तुरंत बोला कि सर इसमें 10 सिमिलर कैरेक्टर है। कितने कैरेक्टर है बेटे? 10 सिमिलर कैरेक्टर है। ठीक है। अब आप मुझे बताओ P1 की ग्रुपिंग P3 के साथ होना चाहिए कि P1 की ग्रुपिंग P2 के साथ होना चाहिए? अरे जितने ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर है ग्रुपिंग में वो प्लांट उसके करीब ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे P1 के साथ हम किसको रखेंगे? P2 को रखेंगे। P2 को क्यों रखेंगे? क्योंकि P1 और P2 को रिलेट करने पे हमें 10 सिमिलर कैरेक्टर मिल रहे हैं, जबकि P1 और P3 में 7 सिमिलर कैरेक्टर है। जहां पे कैरेक्टर ज्यादा होगा ग्रुपिंग वहां पे और अच्छी होगी। मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं, अगर इस स्टेटमेंट से आप एग्री हो तो मुझे बताओ। ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन affinities are most important, but before classification identification are most important। स्टेटमेंट जा रहा है, दोबारा से समझो। मैं यहां पे लिख देता हूं, बिफोर क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन before classification identification are most important, but during classification but during classification affinities are most important, affinities are most important, affinities are most important। क्लासिफिकेशन को और ज्यादा इजी और ज्यादा आसान कौन बनाता है? एफिनिटीज। एफिनिटीज क्लासिफिकेशन के टाइम में इजीनेस प्रोवाइड करता है, जबकि क्लासिफिकेशन से पहले आइडेंटिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटे। ठीक है, ये स्टेटमेंट समझ में आया? ओके, आगे की बात करते हैं। टेक्सोनॉमी के बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे और फिर उसके आगे नए टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं। टेक्सोनॉमी बेटे, टेक्सोनॉमी
प्लांट की भी होती है और टैक्सोनॉमी एनिमल की भी होती है। टैक्सोनॉमी प्लांट की भी है, टैक्सोनॉमी एनिमल की भी होती है। फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी एंड फादर ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस। टैक्सोनॉमी के फादर कौन? कैरोलस लिनियस। ठीक है बेटे। अगर मैं आपसे बोलूं कि फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट टैक्सोनॉमी, तो आप आंसर बोलोगे कैरोलस लिनियस। लेकिन अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा फादर ऑफ एंशियंट प्लांट टैक्सोनॉमी, तो यहां बेटे कैरोलस लिनियस नहीं होगा। अगर आपसे एंशियंट प्लांट टैक्सोनॉमी के फादर के बारे में पूछा जाए, थियोफेरेस्टस। थियोफेरेस्टस। ठीक है, इतनी बात बेटे समझ में आ रही है। टेक्सोनॉमी प्लांट की भी होती है, टेक्सोनॉमी एनिमल की भी होती है। प्लांट और एनिमल टेक्सोनॉमी के फादर कौन? कैरोलस लिनियस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट टेक्सोनॉमी कौन? कैरोलस लिनियस। लेकिन अगर क्वेश्चन है फादर ऑफ एंशियंट प्लांट टेक्सोनॉमी, तो यहाँ पे बेटे कैरोलस लिनियस नहीं, थियोफेरेस्टिस को माना जाता है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ चीज पूछता हूं, आप मुझे उसका आंसर बताना, सोचना। ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, ठीक है, एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, मैं आपसे बोलूं कि सबसे पहले एल्गी आया है कि ब्रायोफाइट है, तो आप मुझे बोलोगे कि सर इतना बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पहले एल्गी आया है उसके बाद ब्रायोफाइट आया। मैं आपसे पूछूंगा कि आपने किस बेसिस पे ये बोल दिया कि पहले एल्गी आया है फिर ब्रायोफाइट है, तो आप बोलोगे कि सर एल्गी पहले आया है, एल्गी के एडवांस में, उसकी मॉडिफिकेशन में, एवोल्यूशनर के बाद, एवोल्यूशनरी चेंजेस के बाद ब्रायोफाइट आया। क्या बोला आपने? एवोल्यूशन। अगर टेक्सोनॉमी की स्टडी एवोल्यूशन के साथ किया जाए, सिस्टमैटिक कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्टमैटिक। और बेटे नए वर्ड से इंट्रोड्यूस करते हैं, सिस्टमैटिक क्या होता है? सिस्टमैटिक वर्ड सिस्टमैटिक एक लैटिन वर्ड है। सिस्टमैटिक वर्ड किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस ने बेटे। सिस्टमैटिक है क्या? टेक्सोनॉमी प्लस एवोल्यूशनरी स्टडी, मतलब मैं यहां पे टेक्सोनॉमी प्लस एवोल्यूशन, टेक्सोनॉमी और एवोल्यूशन की दोनों साथ में जब स्टडी करते हैं तो सिस्टमैटिक कहलाता है। ठीक है। अब सिस्टमैटिक बेटे दो टाइप में हम पढ़ते हैं, इसके दो पार्ट्स होते हैं, इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक को बोलते हैं
ओल्ड सिस्टमैटिक्स और एक को बोलते हैं न्यू सिस्टमैटिक्स। ओल्ड सिस्टमैटिक, ओल्ड सिस्टमैटिक्स। ओल्ड सिस्टमैटिक में हमेशा हम प्लांट के एक्सटर्नल कैरेक्टर और उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ओल्ड सिस्टमैटिक के अंदर हम प्लांट का क्या देखते हैं, एक्सटर्नल और उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को। एग्जाम्पल के लिए लीफ, फ्लावर, स्टेम, रूट, एक्सेट्रा। ओल्ड सिस्टमैटिक्स में बेटे हम क्या लेते हैं, एक्सटर्नल और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। एग्जाम्पल के लिए लीफ है, फ्लावर है, स्टेम है, रूट है और बहुत सारी चीजें हो सकती है। दूसरी चीज हम यहाँ पे पढ़ते हैं न्यू सिस्टमैटिक्स। न्यू सिस्टमैटिक्स, न्यू सिस्टमैटिक्स, न्यू सिस्टमैटिक्स, बायोसिस्टमैटिक्स। ये तीनों के तीनों नाम बेटे एक ही है। आप इसको न्यू सिस्टमैटिक बोल सकते हो, आप इसको न्यू सिस्टमैटिक बोल सकते हो, आप इसको बायोसिस्टमैटिक बोल सकते हो। और बायोसिस्टमैटिक, न्यू सिस्टमैटिक और न्यू सिस्टमैटिक में हम इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कैरेक्टर को लेते हैं। इसको बहुत ध्यान से आप समझना, इसमें हम दोनों कैरेक्टर लेते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स बोथ इंटरनल, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर को लेंगे। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कैरेक्टर को बेटे हम बायोसिस्टमैटिक और न्यू सिस्टमैटिक में लेते हैं। अब इस न्यू सिस्टमैटिक को हम डिटेल में थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब बेटे न्यू सिस्टमैटिक को हम यहाँ पे एक एक करके देख लेते हैं। न्यू सिस्टमैटिक्स, न्यू सिस्टमैटिक में अगर हमने सेल के बेसिस पे उसकी स्टडी और उसके कैरेक्टर को देखा तो यहाँ पे साइटोलॉजी, और साइटोलॉजी के बेसिस पे अगर हम सिस्टमैटिक को, न्यू सिस्टमैटिक को, न्यू सिस्टमैटिक को पढ़ रहे हैं, इसको साइटोटैक्सोनॉमी बोलते हैं। साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी के अंदर हम तीन अलग अलग चीजों को पहले पढ़ते थे, क्योंकि अब तो नीट है तो कोई चक्कर ही नहीं। जब एआईपीएमटी, एम्स, एएफएमसी, जिपमर के एग्जाम होते थे तो वहां पे हम इनको तीन अलग अलग चीजों पे पढ़ते थे। जैसे साइटोटैक्सोनॉमी के अंदर क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम के बिहेवियर,
क्रोमोसोम बिहेवियर। हम क्रोमोसोम नंबर को पढ़ते थे, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को पढ़ते थे और उसकी बिहेवियर की स्टडी करते थे। तो अगर मैं साइटोटैक्सोनॉमी में इन चीजों को पढ़ रहा हूं तो ये सारी की सारी चीजें न्यूक्लियस में है, और अगर न्यूक्लियस में है तो इसको मैं कैरियोटैक्सोनॉमी भी बोल सकता हूँ। लेकिन आप तो बस सिंपल सा याद रखो, साइटोलॉजी की स्टडी जब यहाँ पे करेंगे और उनके कैरेक्टर के बेसिस पे जब हम देखेंगे तो साइटोटैक्सोनॉमी कहलाएगी। दूसरी बात, हिस्टोलॉजी के बेसिस पे हिस्टोटैक्सोनॉमी। हिस्टोटैक्सोनॉमी टिश्यू की स्टडी जब करेंगे तो ये हिस्टोटैक्सोनॉमी कहलाए। तीसरी चीज, केमिकल के बेसिस पे, और केमिकल के बेसिस पे जब हम इसकी स्टडी करते हैं, कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी बेटे, कीमोटैक्सोनॉमी के बारे में थोड़ी सी डिटेल ब्रीफ में लेंगे, ज्यादा डिटेल तो नहीं यहाँ पे पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। कीमोटैक्सोनॉमी, केमिकल, ऐसे केमिकल जो टेस्ट और फ्रेग्रेंस को अलग अलग रिप्रेजेंट करते हो। टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल केमिकल और फ्रेग्रेंस और स्मेल के लिए फ्रेग्रेंस, स्मेल के लिए, टेस्ट के लिए। आपको पता है कुकुरबिटा फैमिली में, कुकुरबिटा फैमिली में बहुत सारी ऐसी स्पीसीज है जिसका टेस्ट बहुत ज्यादा कड़वा होता है। मैं रिपीट करता हूं, कुकुरबिटा की फैमिली में बहुत सारे जितने स्पीसीज है उनका टेस्ट कड़वा होता है। एग्जाम्पल के लिए करेला, कद्दू, खीरा, इनका टेस्ट कैसा होता है? टेस्ट बिटर होता है, बिटर टेस्ट होता है। ठीक है बेटे। अब ये जो बिटर टेस्ट है, ये बिटर टेस्ट क्यों है? क्योंकि कुकुरबिटा के मेंबर्स में एक केमिकल मिलता है जिसको हम ट्राइटरपिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस केमिकल को? ट्राइटरपिन्स। ट्राइटरपिन्स, ट्राइटरपिन्स की वजह से कुकुरबिटा के मेंबर्स जो हैं वो बिटर टेस्ट होते हैं। दूसरा एग्जांपल जो केमिकल से ही है, फ्रेग्रेंस या स्मेल के लिए। जब मैं फ्रेग्रेंस या स्मेल की बात करूं तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं क्रूसीफेरी फैमिली के। क्रूसीफेरी फैमिली के एग्जांपल में अगर मैंने यहाँ पे मूली लिया, रेडिस, तो मूली का स्मेल बहुत ज्यादा पंजेंट होता है। कैसा होता है? पंजेंट स्मेल होता है। और ये पंजेंट स्मेल किसकी वजह से होता है? तो मूली के अंदर एक केमिकल होता है बेटे जिसको बोलते हैं थायो आइसोसाइनाइड। थायो आइसोसाइनाइड, मूली का पंजेंट स्मेल, उसके अंदर पाए जाने वाला केमिकल थायो आइसोसाइनाइड की वजह से होता है। जबकि करेले के अंदर, कद्दू के अंदर, खीरे के अंदर जो उसका बिटर टेस्ट है, वो यहाँ पे जो केमिकल होता है उसको ट्राइटरपिन्स बोलते हैं। तो इन केमिकल्स की वजह से एक ही पर्टिकुलर फ्रूट वेजिटेबल के अंदर अलग अलग केमिकल अलग अलग चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि मैंने आपको दो एग्जाम्पल यहाँ पे बताए। इसके बाद अगर मैं इसके आगे देखूं तो फोर्थ नंबर पे हम इसको पढ़ेंगे जेनेटिक लेवल पे। अगर हम जेनेटिक लेवल पे इसको पढ़ते हैं तो जीन से रिलेटेड चीजों का आइडिया हमें आना चाहिए। जीन से रिलेटेड यहाँ पे आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे फोर्थ नंबर पे लिखता हूं जेनेटिकल। इसमें हम जीन रिलेटेड स्टडी करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूं एम्ब्रियोलॉजिकल।
एम्ब्रियो के बेसिस पे, और लास्ट में यहां पे लिखता हूं एवोल्यूशन, न्यू कैरेक्टर्स। अगर मैं आप बच्चों से ये पूछूं कि बेटे एम्ब्रियो किसको कहते हैं, एम्ब्रियो क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि सर जाइगोट का जो फर्दर डिवीजन होता है, डिवीजन के बाद जो चीज फॉर्म होती है उसको एम्ब्रियो कहते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या हर एक जाइगोट एम्ब्रियो होता है? नहीं। वो जाइगोट वो जाइगोट वो जाइगोट जो सक्सेसिव माइटोसिस करे, which undergoes माइटोसिस, और माइटोसिस के बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो एम्ब्रियो कहलाएगा। हर एक जाइगोट एम्ब्रियो बनाए, गलत स्टेटमेंट है। वो जाइगोट जो माइटोसिस करके फर्दर स्ट्रक्चर बनाएगा क्या कहलाएगा? एम्ब्रियो। वो जाइगोट जो माइटोसिस नहीं मियोसिस करता है कभी एम्ब्रियो नहीं बनाता है। एग्जाम्पल के लिए थैलोफाइटा, थैलोफाइटा में जाइगोट की इमीडिएट माइटोसिस नहीं मियोसिस हो जाती है, और इस मियोसिस होने की वजह से ही बेटे क्या चीज हो जाता है, वहां पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होता है। जाइगोटिक मियोसिस इज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन है? जाइगोटिक का मियोसिस होना, जाइगोट का मियोसिस हो जाना। ठीक है, तो इस चीज को आप स्टार लगा के यहां पे लिख देंगे, जाइगोट जाइगोट विच अंडरगोज zygote which undergoes mitosis forms embryo form embryo। अब एक चीज पढ़ते हैं कि टेक्सोनोमी का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। टेक्सोनोमी का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? ठीक है, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सोनोमी। प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सोनोमी। तो बेटे याद रखो, सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सोनोमी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म। अननोन ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या कौन काम आता है? टेक्सोनोमी। मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहां पे पाई जाती है? मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑन अर्थ। मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑन अर्थ। सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहां बेटे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अगर मैं आपसे बोलूं सेकेंड मोस्ट रिचेस्ट डाइवर्सिटी ऑन अर्थ, कोरल रीफ। सेकेंड मोस्ट, सेकेंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी क्या है बच्चे? कोरल रीफ।
कोरल रीफ्स। अगर आपसे पूछा जाए सेकंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑन अर्थ, तो आप क्या बोलोगे? कोरल रीफ बोलोगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम डाइवर्सिटी इन ओशन, अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑन ओशन, तो वहां पे कोरल रीफ आ जाए। दोबारा स्टेटमेंट रिपीट करता हूं, मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑन अर्थ कहां पे है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे। लेकिन अगर सेकंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑन अर्थ आता है तो इसका आंसर क्या होगा? कोरल रीफ। लेकिन मैक्सिमम डाइवर्सिटी इन ओशंस अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वहां पे आंसर कोरल रीफ होगा। क्यों? क्योंकि ओशंस में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी शो कहां पे होती है? कोरल रीफ। क्वेश्चन है कोरल रीफ होता क्या है ना? इसको समझो। जब एक्वेटिक एनिमल्स, जो जू प्लैंक्टॉन्स है, जब वहां के एक्वेटिक एनिमल्स की जब डेथ हो जाती है, तो डेथ होने के बाद जो उनके रेमिनेंट्स पार्ट होते हैं, जो स्केल्स होती है, जो बोन्स होती है, वो ओशंस के बेड पे जाके क्या हो जाते हैं? इकट्ठा हो जाते हैं। और जब वहां पे इकट्ठा होते हैं तो 100 साल, 200 साल, 300 साल, 500 साल, इतनी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम में क्या होते हैं? उनके ऊपर लगने वाले अलग अलग टाइप के प्रेशर, मेनली ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से वो एक जगह इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होने के बाद वो एक रॉक फॉर्म करते हैं, और जो रॉक फॉर्म करेंगे उन्हीं को कोरल रीफ बोलते हैं। और कोरल रीफ जो है, इसमें मेन कंपोनेंट जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि कोरल रीफ का मेन कॉम्पोजिशन क्या है, कौन कौन सी ऐसी चीज है जो कि कोरल रीफ में मिलती है, तो ये मेनली बेटे किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और जिस जगह पे कोरल रीफ होती है, जो चट्टाने होती है, वहां पे सनलाइट इजीली अवेलेबल होता है, इसीलिए ओशंस में मैक्सिमम डाइवर्सिटी किधर? कोरल रीफ में होती है। ठीक है बेटे, इसके आगे, इस चैप्टर के आगे के जो टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ऑल राइट, थैंक यू।